नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और सेकंड लेयर ट्रुथ के माध्यम से हम लगातार एकात्म मानववाद की श्रृंखला जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम 4 भाग इसके प्रेषित कर चुके हैं, जिनमें हमने तमाम बिंदुओं और पहलुओं पर चर्चा कर उसके सरलीकृत स्वरूप को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है कि क्या कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद में कहने की कोशिश की थी। इसलिए अब आज का जो बिंदु है उस पर हमारा 5वां एपिसोड जो आज आप देख रहे हैं वो आधारित है और हम बिना देर किए हुए चाहते हैं कि ये संवाद, ये चर्चा शुरू कर ली जाए। अगले इस एपिसोड के लिए जिस बिंदु का हमने चुनाव किया है वो कुछ इस तरह है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा था कि खंड खंड से एक रूपता को जानने का जो प्रयास है वो पाश्चात्य संस्कृति की देन है, जबकि भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो वो एक रूपता से समग्र को जानने की कोशिश करती है, यानी खंड खंड को जानने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर समग्र को जान लिया तो उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि हम एक पेड़ के बीज को अलग जाने, हम उसकी पत्ती को अलग जाने, फूल को अलग जाने, तने को अलग जाने, जड़ों को अलग जाने और शाखाओं को अलग तरीके से जाने, और उसके बाद हम वापस लौटें उसके बीज की ओर और उसे जानने का प्रयास करें। ये पाश्चात्य संस्कृति की तरह जो अध्ययन है और जो निष्कर्ष है उस तरह से निकालने का प्रयास किया जाता है। वरन इसके भारतीय संस्कृति जो है वो सीधा का सीधा बीज पर फोकस करती है। वो कहती है कि आप बीज का अगर अध्ययन कर लेंगे तो आप पूरी तरह से पेड़ को समझ पाएंगे। फिर आपको अलग अलग नहीं भटकना होगा, अलग अलग जगह नहीं जाना होगा और अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप केवल बीज को जान लीजिए, पेड़ के तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। आपने वो संकल्पना और वो परिकल्पना तो आपने सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि एक अणु जो है इस ब्रह्मांड की सबसे न्यूनतम इकाई है और उसी अणु के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यानी कि जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में समग्र रूप से मौजूद हैं वही तत्व एक छोटे से अणु के अंदर भी मौजूद है। बहुत बड़े ब्रह्मांड को जानना बहुत बड़ा विषय है, तो क्यों ना हम एक अणु को जान लें, गहराई से जान लें, बारीकी से जान लें। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मैं आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए एक शक्कर का लड्डू है जो केवल शक्कर से बना हुआ है, शक्कर के दानों से बना हुआ है। आप पूरे के पूरे लड्डू को चखेंगे तो भी आपको वही स्वाद आएगा, और अगर शक्कर के एक दाने को चखेंगे तो भी आपको वही स्वाद आएगा। सोचिए, एक दाने के अंदर जो गुण धर्म मौजूद है वही पूरे लड्डू में मौजूद है। आप सोच पा रहे होंगे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो लड्डू आप चखते हैं तो पूरे लड्डू का गुणधर्म उस शक्कर के एक दाने के समकक्ष होता है, वैसा ही होता है, वही स्वाद होता है, वही रंग रूप आकार सब कुछ वही। तो क्यों ना एक अणु से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिभाषा को समझ लिया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही कहना था कि आप किसी भी विषय को, ये केवल एक ब्रह्मांड के विषय में नहीं है, एक किसी सिद्धांत के विषय में नहीं है, एक पेड़ के और बीज के विषय में नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के विषय में है। उन्होंने कहा था कि आप विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करने की बजाय अगर अपनी आत्मा को समझ लें, मनुष्य होने के जो गुण हैं उनको समझ लें और बारीकी से उनका अध्ययन कर लें, तो फिर आपको किसी नियम, कायदे, सिद्धांत और कानून की आवश्यकता शायद ही पड़े, क्योंकि आप जान जाते हैं कि मानव का धर्म क्या है, गुण धर्म क्या है। तो एक रूपता से समग्रता को समझ लेना, यही भारतीय संस्कृति की परंपरा है। विदेश में अलग अलग मूल्यों पर आधारित जो भी दृष्टांत दिए गए उनमें अलग अलग सबको समझने की कोशिश की गई, उन परिकल्पनाओं को आधार बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक रूपता का सिद्धांत लंबे समय से, वर्षों से चला आ रहा है और विभिन्न माध्यमों से आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम एकात्मता की चर्चा करते हैं और ये जो सिद्धांत जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की, वहाँ भी एकात्मकता की ही बात की गई है। ये बड़ा विषय है, सोचने योग्य विषय है, इस पर मंथन किया जा सकता है, इसको सोचा जा सकता है और आप विश्वास नहीं करेंगे अगर आप इस बात को समझें कि एकात्मता क्या है, एक रूपता क्या है और कैसे इसके बहुआयामी स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में भी चारों तरफ दृष्टांत होते हैं। तो ये सरल और सहज सी बात है, लेकिन उसका सरल होना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमें सरल चीज़ें अक्सर हम स्वीकार नहीं कर पाते और उसकी अस्वीकारता बढ़ जाती है। ऐसे में इस सरल सत्य है, इसलिए सरल भी है।
और उसकी सरलता को हम व्याकरण में नहीं उलझा सकते, हम नियमों आबंधों में नहीं उलझा सकते। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम एक रूपता से समग्रता की ओर बढ़ें। हम एक अणु का अध्ययन करके हम संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकें। हम शक्कर के एक छोटे से दाने को चख करके और पूरे लड्डू का गुणधर्म जान सकें। और मनुष्य की जो आत्मा है उसके एक बिंदु पर काम करके हम संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण मानव कल्याण का मार्ग जान सकें। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दृष्टांत था वो ये कहता है एकात्म मानववाद का। तो आज इसी विषय को लेकर के हमने आपसे चर्चा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पिछले चारों भागों के साथ साथ ये भाग भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और दोस्तों एक बात और कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सेकेंड लेयर ट्रुथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आप अपने मित्रों से साझा कर सकते हैं तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइए ताकि सही और सटीक चीज़ें उन लोगों तक पहुंच सकें। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एकात्म मानववाद किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी या राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत या दृष्टांत नहीं है। ये संपूर्ण और समूची मानव जाति के लिए कही गई वो कहानी है, वो सिद्धांत है जो कि सभी को समझना आवश्यक है। इसलिए अगर आप इसे साझा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और हमारे चैनल के विषय में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाएं ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और उसके बाद ये जो जानकारियां हैं वो सहज रूप से लोगों को उपलब्ध होती रहें। हमारे इस 5वें भाग में फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।